प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान उड़ान कार्य पुस्तिका हल करने वाले हैं। तो पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें हमने 1 से 6 तक पाठ जो थे वो कर लिए थे। आज हम जो उड़ान कार्य पुस्तिका है आपकी 7 से लेकर के 18 तक जो चैप्टर हैं वो एक ही वीडियो के अंदर पूरे करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला कार्यपत्रक। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्जुन अक्सर अपने दादाजी से सुनता आया है कि उनके समय और अब के समय में उनके शहर की जलवायु तथा मौसम में बहुत परिवर्तन आए हैं। उसने इस विषय को अपने अध्यापक से साझा किया। अध्यापक ने इस परिवर्तन के कारण को कक्षा में विस्तार से बताया। आपकी समझ में इस परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो उनके समय में पेड़ पौधे वन ज़्यादा थे, उद्योग धंधे कम थे, जिससे पर्यावरण शुद्ध था। लेकिन अब वनोन्मूलन व उद्योगों के विकास से पर्यावरण की शुद्धता में गिरावट आई है, जिससे मौसम व जलवायु बदली है। ठीक है। तो पहले पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध था, साफ सुथरा था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधे लग रहे हैं और जो वातावरण है उसकी शुद्धता में गिरावट आ रही है, जिससे मौसम व जलवायु बदल रही है। कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में रोहन और परव दो मित्र अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं। रोहन का विद्यालय उन्हें भ्रमण के लिए शिमला था, परव का विद्यालय उन्हें भ्रमण के लिए केरल ले जा रहा है। आपके अनुसार इस दोनों के भ्रमण की तैयारी में क्या क्या अंतर होता है और क्यों? रोहन ठंडे क्षेत्र में जा रहा है तो सर्दी से बचने का सामान साथ लेकर जाना चाहिए उसको। शिमला ठंडा है। परव सम जलवायु वाली जगह जा रहा है तो जहाँ वर्षा ज़्यादा तो छाता साथ लेकर जाए। इसके बाद में है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में है प्यारे बच्चों, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पशुओं को ध्यानपूर्वक देखो और निम्न तालिका को भरो। तो ऊंट है हमारे आसपास, यहाँ पाया जाता हो तो लंबे पैर होते हैं, चौड़े पैर के तलवे होते हैं। तो लंबे पैर जो होते हैं वो शरीर को रेत की गर्मी से दूर रहते हैं, आपने पढ़ा होगा। रेगिस्तान में आसानी से चलने में सहायक होते हैं चौड़े पैर। ध्रुवीय भालू होता है, उसमें ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती है? तो सफ़ेद फर व मोटी त्वचा, बर्फीली सफ़ेद पृष्ठभूमि में छिपने व ठंड से बचने में सहायता करती है। तो ये जो अंग है उसके अनुकूलन में किस प्रकार सहायक है? तो आप भी एक और यहाँ पर लिख सकते हो। तो 2 मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिए हैं। इसके बाद में है पाठ 8 पवन तूफान और चक्रवात। तो प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 1 में है यहाँ गतिशील वायु पवन कहलाती है। तो गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन। वायु दाब डालती है और पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पतंग उड़ाते समय पवन किस प्रकार सहायक होती है? तो प्यारे बच्चों, जैसे आप पतंग देख पा रहे हो, ये पतंग मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इसके ऊपर अगर हवा का वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर दाब घटेगा और नीचे दाब ज़्यादा है तो ऊपर उठा देगी इसको। ठीक है। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। जब पतंग के ऊपर से गतिशील वायु पवन गुजरती है तो वायु के वेग बढ़ने से ऊपर दाब घट जाता है और पतंग के नीचे दाब ज़्यादा, तो पतंग ऊपर की ओर उड़ पाती है। आगे है साइकिल के टायर की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दे तो क्या होगा? साइकिल के अंदर हवा ज़्यादा भरने से हवा ट्यूब की दीवारों पर दाब डालती है और ज़्यादा दाब होने पर फट जाती है ट्यूब। पवन की दिशा अनुकूल पवन की दिशा के अनुकूल साइकिल नौका चलाना आसान क्यों होता है? तो पवन की दिशा में साइकिल नौका चलाना आसान इसलिए है क्योंकि पवन दाब डालती है पीछे से, जिससे हमें कम बल लगाना पड़ेगा। आगे है कार्यपत्रक 2। तुम्हारा मित्र जिस शहर में रहता है वहाँ तूफान बहुत होते हैं, तो तुम अपने मित्र को क्या क्या सावधानियां बरतने को कहोगे? तो घर के अंदर और बरामदे या बालकनियों से दूर रहे, बिजली के उपकरण को पलक से निकाल दें, धातु की पाइपों से दूर रहें, बड़ी इमारतों के नीचे न खड़े हों। आगे है इसके बाद में मृदा। मृदा के अंदर कार्यपत्रक 1 जो है वो आप देखो। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें तथा चर्चा करें कि तेज बारिश होने पर वहाँ कहाँ से अधिक मिट्टी के साथ बहकर आएगी और क्यों? तो प्यारे बच्चों, पहला जो है वो घना जंगल है, यहाँ पर तो मिट्टी बह नहीं सकती, मिट्टी बंधी हुई आपस में पेड़ पौधों से। ये घास का मैदान है तो यहाँ से भी मिट्टी नहीं बह सकती। तो कौन से में ज़्यादा बहेगी मिट्टी? बीच में यहाँ पर आपको मरुस्थल दिखाई दे रहा है, तो खैम से ज़्यादा मिट्टी बहेगी, उड़ेगी। तो इस तरह से होने वाली मिट्टी के बहाव को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहते हैं।
इसके क्या नुकसान है? तो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के उड़ जाने से उपजाऊपन में कमी आएगी, मिट्टी की ऊपरी सतह में उपस्थित खनिज उड़ जाएंगे, जिससे इसमें फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी। कार्यपत्रक 2 में क्या है? ताकसी, राम और राधा ने 3 अलग तरह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए। नीचे दी गई तालिका में बताया गया है कि उनमें रेत, कंकड़ और मिट्टी कितनी कितनी है। ताकसी द्वारा एकत्रित कंकड़ कम है, रेत ज़्यादा है, मिट्टी भी ज़्यादा है, तो ये दुमटी मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? दुमटी है। राम द्वारा एकत्रित ज़्यादा कंकड़ हैं, ज़्यादा रेत है, कम मिट्टी है, तो इस प्रकार की रेत को हम बालू कहते हैं। राधा द्वारा एकत्रित कम कंकड़ है, कम रेत है, ज़्यादा मिट्टी है, तो ये चिकनी मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? ये चिकनी मिट्टी है। मिट्टी के कौन से नमूने में से पानी देर से रिस जाएगा और क्यों? तो चिकनी मिट्टी में कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, जिससे क्या है, पानी बहुत धीरे धीरे नीचे रिस पाएगा। आप देख सकते हो बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी में पानी डालकर कौन सी मिट्टी के अंदर पानी जल्दी नीचे जाएगा। इसके बाद में है, अगर ताकसी, राम और राधा मिलकर मिट्टी का मटका बनाना चाहे तो कौन सी मिट्टी के नमूने मिट्टी के अच्छे बनेंगे? तो चिकनी मिट्टी या जिसको मृत्तिका या मृण्मय मृदा कहा जाता है उसकी जो मटके हैं अच्छे बनेंगे। कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 3 में है, सेल, कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो जीवाणु, पादप, मूल और केंचुए जैसे भी क्या करते हैं? मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। जैसे आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना था, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। केंचुए भी मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमापों के कणों के आधार पर बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो बलुई जो मिट्टी है उसमें बड़े कणों का माप ज़्यादा होता है, दुमटी में बड़े और छोटे बराबर के होते हैं और मृण्मय में छोटे ज़्यादा होते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किस मृदा के कण सबसे बड़े था, किस मृदा के सबसे छोटे होते हैं? तो मैंने ऊपर बता दिया, बलुई के सबसे बड़े होते हैं और मृण्मय के सबसे छोटे होते हैं। किस मृदा के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है? तो जिसके बड़े कण होते हैं उसमें, तो बलुई मृदा। किस मृदा के कण आपस में अधिक जुड़े रहते हैं? तो जिसमें छोटे कण होते हैं, मृत्तिका या मृण्मय मृदा के। आगे, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो मृण्मय मृदा के अंदर पानी धीरे धीरे नीचे रिसता है, लेकिन जो रिस जाता है वो अंदर लंबे समय तक रुका रहता है, तो मृण्मय मृदा, जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। आगे है जीवों में शोषण, अध्याय 10, कार्यपत्रक 1। यहाँ देखें, 3 मित्र राहुल, निपुण और नीरज बगीचे में घूमने जाते हैं। राहुल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वह निपुण झूला झूलने लगता है। नीरज 500 मीटर की दौड़ लगाकर आता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तीनों मित्रों में सबसे तेज श्वसन दर किसकी होगी? तो प्यारे बच्चों, जो दौड़ के आया उसकी होगी। तो कौन है? नीरज। क्यों होगी? क्योंकि नीरज कठिन परिश्रम कर रहा है, मतलब व्यायाम कर रहा है, तो उसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। और ऊर्जा कब मिलेगी? जब भोजन टूटेगा। तो भोजन जल्दी जल्दी टूटे और जल्दी जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो तो हमें तेजी से सांस लेना पड़ता है। आगे है, दिए गए चित्र का नामांकन करें। तो यहाँ पर देखो, मैंने नामांकन किया हुआ है। तो ये जो है ऊपर, ये नासा द्वार या नासा गुहा, ये मुख गुहा है, ये गर्सनी है, ये श्वास नली है, ये पंसलियाँ हैं, ये नीचे डायाफ्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तब हमारी सांसें तेज़ी से क्यों चलने लगती है? तो इसका मैंने पहले भी बता दिया। ऊपर क्या होगा इसका? हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हमें तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है। जब हम किसी प्रदूषित शहर में एक लंबी अवधि तक रहते हैं तो हमारे फेफड़ों पर क्या असर होता है? फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। आगे, धूम्रपान हमारे लिए हानिकारक क्यों है? तो फेफड़ों में धुआं जमने से उसकी दक्षता में कमी आ जाती है। आगे है कार्यपत्रक 2। रोहन और राम ने 1 घंटे तक खूब व्यायाम किया था। अगले दिन दोनों की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। माँ ने गर्म पानी से नहाने को कहा और तेल की मालिश, इससे दोनों को आराम आया। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों की मांसपेशियों में दर्द क्यों हुआ? तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। अगर हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। तो उस समय हमारी जो पेशियां हैं वो ऑक्सीजन को बिना भोजन को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देती है। ठीक है, तो क्या बनेगा? उसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिससे क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। तो मांसपेशियों में इकट्ठे होने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो वो अम्ल होगा, अभी आपको बताया, लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन किन जीवों में होता है? तो वो ईस्ट में होता है। आगे है, मछली में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो प्यारे बच्चों, जलीय श्वसन होता है, जिसमें गिल्स या क्लोम पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
आगे है जंतुओं और पादपों में परिवहन। कार्यपत्रक 1। सफ़ेद गुड़हल की 2 छोटी टहनियाँ लें जिस पर पुष्प लगे हों। 2 बीकर लें जिसमें पानी हो। एक बीकर में लाल शाही की कुछ बूंदें डालें, दूसरे बीकर में नीली शाही की कुछ बूंदें डालें। गुड़हल की टहनियाँ बीकर में डालें। कुछ घंटे बाद फूलों के रंग में बदलाव आएगा। नीले रंग वाले बीकर के फूल सफ़ेद से हल्के नीले रंग के हो जाएंगे। लाल बीकर के फूल गुलाबी हो जाएंगे, क्योंकि जड़ों द्वारा पानी जो सूखा जाएगा वो फूलों तक पहुँचेगा तने के माध्यम से। तो पौधों में परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं? तो संवहन उत्तक होते हैं, जो जल व भोजन का परिवहन करते हैं। जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन जाइलम करता है। आगे पादप के सभी भागों में पानी पहुंचाने वाले का कार्य कौन सा उत्तक करता है? तो जाइलम करता है। तो जाइलम में जय आ गया, जय से जल याद रख लो, ठीक है। इसके बाद में पेड़ पौधों से मिट्टी से मृदा जल अवशोषित करने का कार्य निम्न में से कौन सा भाग करता है? तो जड़ यानी मूल करती है। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। आगे है कार्यपत्रक 2। नीरजा को दादी के आग के पेड़ को सींचने को कहा। नीरजा ने पेड़ को सींचते हुए पूछा, सोचा कि इतना बड़ा पेड़, इसमें से भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुंचेगा? तो दादी ने बताया कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उत्तक क्या होते हैं? तो कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशेष कार्य करता है उत्तक कहलाता है। संवहन उत्तक किसे कहते हैं? पौधों में जल एवं भोजन का परिवहन विशेष कोशिकाओं से बनी वाहिकाओं से होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से संवहन उत्तक कहते हैं। तो वो वाहिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पादपों में 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम होते हैं और एक फ्लोएम होते हैं। आगे चलते हैं। फ्लोएम का क्या कार्य है? तो भोजन का परिवहन पौधे के सभी भागों तक कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं? तो प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन वाला मैं यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जड़ों से पानी को सोखने में सहायता करता है और पौधे को मुरझाने से बचाता है। मनुष्य के रक्त में क्या होता है? तो तरल भाग प्लाज्मा होता है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं होती है तरल भाग के अंदर। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी जो होती है वो, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है, जिसके कारण से खून का रंग लाल होता है। इसी के साथ ऑक्सीजन जुड़कर शरीर के सभी भागों में पहुंचती है। डब्ल्यूबीसी, इसका रंग जो होता है वो श्वेत रंग की कोशिकाएं होती है, इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये रोगों से लड़ने में सहायता करती है। और प्लेटलेट्स क्या होता है? थक्का बनाने में सहायक है, जब चोट लग जाती है तो खून बहना रुक जाए। मनुष्य में रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अध्याय 12, पादप में जनन। तो इसमें क्या है बच्चों? क्या आपने फूल को ध्यान से देखा? फूल के कई भाग होते हैं। फूल से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पौधों में फूल का क्या कार्य है? पुष्प पौधे का जनन भाग होता है, यानी इससे बीज बनते हैं और नए पौधे का जो विकास है इसी से होता है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों को छांटकर चित्र में अंकित करें। तो पंखुड़ी, अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिका और बीजांड आपके दिखाने थे। तो अंडाशय जो होता है ये स्त्री कैंसर का नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। और पंखुड़ियाँ आपको पता ही है, ये पंखुड़ियाँ हैं, ये लाल वाली जो दिखाई दे रही हैं पंखुड़ियाँ हैं। पुंकेसर जो होता है वो इस तरीके से होता है, 2 भाग होते हैं, उसके ऊपर फूला हुआ भाग चाहे उसका परागकोश होता है, नीचे पुतंतु होता है। वर्तिका क्या होती है? स्त्री कैंसर का भाग होती है, बीच वाली ये। और बीजांड इस अंडाशय के अंदर होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में आगे है, फल एक परिपक्व क्या है? तो फल क्या किससे बनता है? अंडाशय से बनता है पकने के बाद। इसके बाद में नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। तो यहाँ इसमें कै सही हो जाएगा। आगे है, वन महोत्सव में मास्टर जी विद्यालय में लगाने के लिए गुलाब की कलम लेकर आए। रोहित ने कहा, सर क्या गुलाब के बीज होते हैं? मास्टर जी ने जवाब बताने के लिए बाद बताया कि कुछ पौधे बीजों से नहीं कलम से जनन करते हैं, ऐसी विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीजों से नहीं उगते, उनके लिए कुछ कलम या तने पत्ती या जड़ से यानी फूल के अतिरिक्त किसी भी भाग से उगा सकते हैं, तो वो कायिक प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कायिक प्रवर्धन से जनन करने वाले पौधे हैं तो आलू, नींबू, संतरा और चमेली में से आपने नींबू, संतरा और चमेली के बीज देखे होंगे, लेकिन आलू के नहीं देखे होंगे। तो आलू क्या है? एक तना है और उसमें छोटी छोटी आँखें होती है, अगर उसको काट कर लगा दें तो उससे नया आलू बन जाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा ने माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। अमीबा अलैंगिक जनन होता है क्योंकि एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, सही है। किस पौधों में जनन पत्तियों द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, आम में नहीं होता, केले, मोगरा में नहीं होता,
तो ब्रायोफिल्म, जिसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं, इसकी पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। आगे है गति एवं समय। सभी बच्चे एक समूह बनाकर कक्षा कक्ष में लगे श्यामपट्ट को अपनी बारिशत से मापें। इस माप को सारणी में नोट करें। अब दोबारा से सभी बच्चे इंच टेप की सहायता से श्यामपट्ट की लंबाई मापें और सारणी में नोट करें। तो यहाँ छात्र का नाम, राधा ने अपनी बारिशत से नापी तो 6 लगी, 5 फीट का हुआ, इंची टेप से नापा तो रवि 5.5 बारिशत लगी 5 फीट, मुस्कान 7 लगती है 5 फीट। अगर वो इंची टेप से नापते हैं तो देख लो सभी का माप है जो समान आ रहा है, लेकिन बालिशत सबकी अलग अलग आ रही है। इसका कारण क्या है? बालिशत जो होती है वो शरीर की बनावट के आधार पर से छोटी बड़ी होती है, लेकिन इंची टेप जो है एक ऐसा पैमाना है जो सभी के लिए समान रहेगा, सभी जगह मान्य होगा। कार्यपत्रक 2, अपने आसपास उड़ती हुई किसी मक्खी या मधुमक्खी को ध्यान से देखो। अब इसके द्वारा तय की गई रास्ते को बिंदु रेखा द्वारा कागज पर दर्शाओ। तो मैंने यहाँ से दर्शाने की कोशिश की है, मतलब यहाँ से चली इस तरीके से होती हुई आई। इसके बाद में कार्यपत्रक 3, अपने आसपास यातायात के साधनों का अवलोकन करें। आप पाओगे कुछ यातायात के साधन बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ साधनों से जाने वाले बहुत समय लगता है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में निम्न सारणी में लिखे। तो तेज गति से चलने वाले साधन रेलगाड़ी, कार, बस हो सकती है, और मंद गति वाले जो हैं साइकिल और रथ लिखे हुए हैं यहाँ पर। कार्यपत्रक 4, एक धागे के एक सिरे पर एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा बांधो, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर दाईं ओर धकेलो और अब इसे स्वतंत्र सिरे रूप से गति कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इधर उधर ऐसे गति करता है, ये इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो दोलन गति का है माध्य स्थिति के दाएं बाएं गति करना। दैनिक जीवन में इस प्रकार की गति कहाँ कहाँ देखते हैं? तो झूले की गति इस प्रकार की होती है, घड़ी के पेंडुलम की गति इस प्रकार होती है, सरल लोलक की गति भी इस प्रकार की होती है। आगे है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसके बाद में क्या है? सभी बच्चे तार, बैटरी व बल्ब की सहायता से निम्न परिपथ बनाएंगे। जो बना हुआ है ये वाला, सारणी में दी गई वस्तुओं से प्रयत्न लगाकर देखें किस वस्तु को जोड़ने पर बल्ब जलता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस जगह पर हमें जो चीज़ें जोड़ के देखनी है, तो क्या होगा? लोहे की कील अगर जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा, हाँ सुचालक है। रबड़ बैंड नहीं जलेगा, कुचालक है। सिक्का हाँ जलेगा, सुचालक है। कागज़ में नहीं जलेगा, बल्ब कुचालक है। चाबी में जलेगा, हाँ सुचालक है। कपड़ा नहीं जलेगा, कुचालक है। पित्तल का बर्तन भी अगर लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, हाँ सुचालक है। चौक से बल्ब नहीं जलता, कुचालक है। प्रकार से बल्ब जलेगा क्योंकि धातु का बना होता है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है, सुचालक है। दोनों तरफ से छिली पेंसिल, तो इसमें भी हाँ, क्योंकि ये ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। आगे कार्यपत्रक 2, इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर ए का नाम लिखना है, तो सेल है। यहाँ पर ये बल्ब है, ये तार है और ये स्विच है। तो उपरोक्त परिपथ में दिए गए प्रतीक ए वैसे देखे नाम लिखो, तो नाम लिख लिए। सेल और संकेत बनाने हैं तो बना दिए। मैंने यहाँ पर बनाई हुई, ये सेल का है, ये बल्ब का है, ये तार का है और ये स्विच का है। क्या इस परिपथ में लगा बल्ब वर्तमान स्थिति में जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि ये खुला परिपथ दिया हुआ है। इसमें नहीं, क्योंकि परिपथ खुला है, स्विच ऑफ है। परिपथ में कुंजी की क्या स्थिति है? खुली है, बंद है, तो खुली है। संकेत से किस प्रकार के पदार्थ से बना है? तो तार के बारे में पूछा है, तो तार किस पदार्थ से बना होता है? सुचालक से। आगे चलते हैं अध्याय 15 में क्या है? कार्यपत्रक 1, आदित्य ने अपनी दादी से पूछा कि हम सूर्य को देवता क्यों कहते हैं। दादी ने उसको बताया कि सूर्य ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक स्रोत है, तथा सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सूर्य का अपना प्रकाश है और यह एक दीप्त पिंड है। तो किन 3 दीप्त पिंडों के नाम लिखो? तो सूर्य, बल्ब, जुगनू के नाम हम लिख सकते हैं। किसी 3 अदीप्त वस्तुओं के नाम लिखो? तो पुस्तक, मेज, कुर्सी, इनका कोई प्रकाश नहीं होता। आगे है कार्यपत्रक 2, रोहन अपने पापा के साथ सुबह सुबह घूमने गया था। देखता है कि सड़क पर कोहरा फैला हुआ है, उसे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर सभी वाहन धीमी गति से लाइटें जलाकर चल रहे हैं और बार बार गाड़ी का शीशा साफ कर रहे हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देख सकते हैं, धुंधला दिखाई देता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखने पर स्पष्ट दिखाई दे, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो ऊपर दिए गए वक्तव्य में पारभासी कौन है? तो कोहरा पारभासी है, उसमें से धुंधला दिखाई देता है। गाड़ी का शीशा किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? तो पारदर्शी। तो आपने देखा हो गाड़ी के शीशे से आर पार बिल्कुल साफ दिखता है। आगे है कार्यपत्रक 3, अन्य ने अपना दोस्तों के साथ एक खेल खेलती है। सभी बच्चे कुछ वस्तुएं लिए और बारी बारी से उन वस्तुओं को धूप में ले जाकर उन छाया को देखते हैं। सभी अपनी छाया वस्तुओं की छाया का परिणाम सारणी में लिखते हैं। तो पुस्तक से छाया बनती है, हाँ। छाया कब बनती है प्यारे बच्चों? जैसे यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है
और इधर से जैसे टॉर्च से प्रकाश आ रहा है तो इसकी छाया बनेगी। यानी प्रकाश के रास्ते में अगर अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बनेगी। तो कांच का गिलास अपारदर्शी नहीं है, पारदर्शी है, तो इसकी छाया नहीं बनेगी। पेंसिल की छाया बनेगी हाँ, क्योंकि अपारदर्शी है। दर्पण की छाया बनेगी हाँ, क्योंकि इसमें से प्रकाश गुजरता नहीं है। फूल की भी छाया बनेगी। स्टील की गिलास की भी छाया बनेगी हाँ। बल कोई वस्तु नहीं है तो इसकी नहीं बनेगी। खिड़की में लगने वाला शीशा, इससे भी बनेगी हाँ। कार्यपत्रक 4, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जैसे देखो, ये दर्पण है, इधर से प्रकाश आया टकराकर इसी माध्यम में ऐसे लौट गया, तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो चांद का चमकना परावर्तन के कारण हाँ बिल्कुल। सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ता है और टकराकर हम तक पहुंचता है, परावर्तन है। अंधेरे में वस्तु का न दिखाई देना, तो ये परावर्तन नहीं है। अगर प्रकाश है ही नहीं तो परावर्तन कहाँ से होगा? वहाँ कुएं पानी में छाया दिखाई देना, ये भी परावर्तन के कारण हाँ। पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये परावर्तन नहीं है बेटा बच्चों, ये क्या है? अपवर्तन है। ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। अपवर्तन क्या होता है? दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश का चमकना हाँ। स्टील का गिलास भी परावर्तन के कारण से चमकता है हाँ। बल ये कोई वस्तु नहीं है, नहीं। खिड़की में लगने वाला शीशा, इसमें भी परावर्तन होगा हाँ। आगे है जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखो और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घरों में होने वाले साफ सफाई और उनकी अनेक गतिविधियों में पानी का इस्तेमाल होता है। इनके उपयोग होने वाले पानी के स्रोतों के नाम बताओ। तो पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कुओं, नहरों, नलकूप, नदियों से। दैनिक जीवन में कौन सी गतिविधियाँ हैं जिससे पानी का इस्तेमाल होता है? पीने में, कपड़े धोने में, नहाने में, खाना पकाने में, सिंचाई में, बर्तन धोने में। तो वसीम ने स्कूल में पानी की टंकी का नल खुला देखा जहाँ पानी बहुत बह रहा था। तो वसीम को क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? वसीम को तुरंत नल बंद कर देना चाहिए ताकि पानी व्यर्थ न हो। कार्यपत्रक 2, टिया और नैतिक अप्रैल महीने में अपने दादाजी के साथ उसके फार्म हाउस में भ्रमण के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने कई नए अनुभव और जिज्ञासा में उन्होंने अपने दादाजी से कई सवाल पूछे और आप भी सोचकर बताओ ऐसा क्यों हुआ। आसपास मुरझाए पौधों को देखकर नैतिक ने पूछा, दादाजी गर्मी से पौधे मुरझा क्यों जाते हैं? तो पानी की कमी से पौधे मुरझा जाते हैं। दादाजी हमें गर्मी में पसीना क्यों आता है? तो गर्मियों में तापमान ज़्यादा, तो पसीना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को ठंडा करता है। दादाजी आपने फल वाले पौधों में ऐसा बूंद बूंद पानी वाला सिंचाई का साधन क्यों लगाया है? ताकि पानी का सदुपयोग हो, पानी व्यर्थ ना जाए, बूंद बूंद करके उनकी जड़ों में गिरता रहता है। इसे कहते हैं टपका विधि या ड्रिप सिस्टम। दादाजी अपने खेत में फुहारे और चाचा जी खुला पानी क्यों कर रखा है? दादाजी को पता है कि फुहारे से सिंचाई करना तो पानी की बचत होगी, वर्ष भर पानी उपलब्ध रहेगा, फसल पक जाएगी। बल्कि चाचा जी को इस बात का पता नहीं है। दादाजी अगर ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो जाए तो क्या करें? मोटर या इंजन बंद कर दें तुरंत। कार्यपत्रक 3, तो पहला जो चित्र है इसमें बाढ़ का चित्र दिखाया गया है, दूसरे में सूखा है। इन दोनों चित्रों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? चित्र 1 में ज़्यादा वर्षा से बाढ़, चित्र 2 में वर्षा की कमी से सूखा। ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई? तो मानवीय क्रियाकलापों जैसे वनों की कटाई जिससे तापमान बढ़ा, वर्षा में कमी आई। इस प्रकार से उत्पन्न स्थितियों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम इसका समाधान कर सकते हैं। क्या आपने कभी समाचार माध्यम से सुना कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? तो सरकार हर वर्ष वृक्षारोपण कर रही है, वनोन्मूलन के लिए कानून बना रही है। आप अपने स्तर पर जल संरक्षण का कौन सा उपाय कर सकते हैं? पानी को व्यर्थ न बहाएं, वर्षा जल का संग्रहण करें, घरों से निकला हुआ पानी सिंचाई में प्रयोग करें। इसके बाद में वन हमारी जीवन रेखा। तो प्यारे बच्चों, कार्यपत्र 1 है, इसमें आपको बहुत सारे पशु पक्षी दिख रहे होंगे। सांप दिख रहा है, यहाँ पर शेर है, जिराफ है, बंदर है, चीता है, भालू है, हाथी है। तो क्या आप सभी चित्र देखकर इसमें दिखाई देने वाले 2 पशुओं के नाम लिख सकते हो? शेर, हाथी, जिराफ, हिरण। चित्र में दिखाई देने वाले दिखाई देने वाले जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो वन में पाए जाते हैं। चित्र में दिखाए गए जीव जंतु के अतिरिक्त मिलने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के नाम लिखो। तो बालू, लंगूर, चीड़, देवदार, सागवान के वृक्ष आप लिख सकते हो। क्या जंगली जानवरों को जंगलों से बाहर रखना सुरक्षित है? तो बिल्कुल नहीं है, ये जंगल में ही सुरक्षित हैं। जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताओ। सरकार ने वनों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए, इसीलिए तो वन्य जीव अभयारण्य और वो बनाए गए हैं। आगे है कार्यपत्रक 2, गर्मियों के मौसम में आपने महसूस किया होगा कि लोग बिना एयर कंडीशनर और कूलर के रहना पसंद नहीं करते, जबकि कुछ समय पहले एयर कंडीशनर नहीं हुआ करते थे। एयर कंडीशनर के कारण कुछ हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है जो पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाती है। तो क्या आपको किसी गैस के बारे में पता है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है? तो प्यारे बच्चों, एयर कंडीशनर से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है
जो तापमान को बढ़ाती है, तो एक CFC का पता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर हवा के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो भी तापमान को बढ़ाती है। तो पृथ्वी का ताप किस कारण बढ़ रहा है, इसके क्या नुकसान हो रहे हैं? तो वनों की कटाई के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। पुराने ज़माने में गर्मी से बचने के लिए लोग क्या करते थे, तो वृक्षों के नीचे बैठे रहते थे। पृथ्वी के ताप को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, तो वृक्षारोपण करें। पर्यावरण से संबंधित विशेष दिवस के बारे में लिखें, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आज का अंतिम पाठ, अपशिष्ट जल की कहानी। तो आप कार्यपत्रक 1 में देख रहे हो, किसी शहर का गंदा पानी है, इन नालों के द्वारा इन आ रहा है और इसमें झाग उत्पन्न हो रहा है। क्या चित्र में दिखाया गया नल जल स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं है। अपने घर और स्कूल के आसपास खुले नाले को देखकर उसके स्रोतों का पता लगाइए, वह गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। तो घरों के शौचालय व सिंक का पानी आ रहा है। घरों और दूसरी संस्थाओं का गंदा पानी कहाँ जाता है, तो नालियों के द्वारा गांव या शहर से बाहर जाता है। गंदे पानी से होने वाली समस्याओं और बीमारियों के बारे में लिखो। तो गंदे पानी में मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे अनेक बीमारियां फैलती है, हैजा, मलेरिया। पानी को गंदा होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नदी नालों नहरों में घर का कूड़ा करकट अपशिष्ट न डालें, जिससे पानी शुद्ध रह सकता है। कार्यपत्रक 2, अपशिष्ट जल के नमूने को स्वच्छ करने के लिए क्रियाकलाप करें। इस क्रियाकलाप में हम एक फिल्टर पेपर का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमें एक प्लास्टिक की बोतल, कंकड़, रेत, चारकोल और छोटी छोटी डंडियों की आवश्यकता होगी। तो चित्र के अनुसार आप भी एक फिल्टर पेपर का निर्माण करें तथा दिए गए स्वच्छ जल के नमूने को फिल्टर करें। तो आपको भी छान करके देखना है, एक कीप लगाकर उसमें पहले कंकड़, फिर छोटे, फिर उस बारीक चीज़ें डालनी है, फिर छानना है। क्या इसके अलावा भी आप और किसी युक्ति के बारे में जानते हैं जो जल को स्वच्छ करने में मदद करती है? तो रासायनिक पदार्थ जैसे फिटकरी, व्यंजक, चूर्ण व लाल दवा के प्रयोग से। क्या कभी आपने अपने आसपास किसी ऐसे यंत्र का भ्रमण किया जहां जल को स्वच्छ किया जाता है? हाँ, जल स्वच्छ रखने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं? घरों व कारखानों गंदा पानी नदियों में न बहाएं। 22 मार्च को बनाए जाने वाले जल दिवस का अहम कारण क्या होता है? तो लोगों को जल की बचत व स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाता है। इस दिन आप अपने स्तर पर जल को अपशिष्ट होने से बचाने के लिए अपने स्कूल और घर में क्या उपाय करेंगे? तो सोख्ता गड्ढा बनाकर हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने कक्षा 7 के अध्याय 7 से लेकर के 18 तक सभी पाठों के उड़ान कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल कर लिया है। धन्यवाद।